कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रहने के लिए अच्छा घर मिल जाता है, खाने के लिए अच्छा खाना मिल जाता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और घूमने फिरने के लिए अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं बहुत। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3 टाइम का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पाता, जिन्हें रहने के लिए घर भी नसीब नहीं हो पाता, पहनने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं हो पाते। तो आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में और उनके स्ट्रगल के बारे में, और ये जानेंगे कि उनकी लाइफ से हम किस तरीके से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी आइडियोलॉजी पे चल के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसे इंसान जो गरीब फैमिली से आकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना और जिनकी आइडियोलॉजी पे आज पूरा भारत चल रहा है, और हर एक छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे एक यंगस्टर हो, हर एक बंदा उन्हें अपना आइडल मानता है। तो मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्हें कैसे एक गरीब फैमिली से उठकर भारत के राष्ट्रपति बने, उनका कैसा सफर था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो 15 अगस्त 1931 रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म होता है। फादर का नाम जीना अल्लादीन, जो कि पेशे से एक नाव चलाते थे। रामेश्वरम में जो हिंदू भक्त आते थे उन्हें रामेश्वरम के दर्शन कराते थे। और उनकी माता आसियम्मा बाई एक हाउसवाइफ थी, वे खाना बनाती थी और घर के काम करती थी। उनके में 4 भाई थे और एक बहन थी, और जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वे सबसे छोटे थे। बढ़ती उम्र के साथ उन्हें पता चल गया था कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मुझे भी अपने घर में पैसों का योगदान करना चाहिए। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अखबार बेचने के पीछे भी कुछ कारण था। अखबार बेचने के पीछे भी कुछ कारण था। अखबार उन्होंने सोच समझ के बेचा था, क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, उन्हें नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता था। तो वे अखबार को बेचने से पहले उसे पढ़ लिया करते थे, उससे नॉलेज लिया करते थे, उसके बाद उस अखबार को बेचते थे। तो उन्हें पढ़ने का काफी शौक था, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं पढ़ सकते, मैं कोई स्कूल भी अफोर्ड कर सकते। स्टार्टिंग में उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उन्हीं के गांव में एक अध्यापक थे, एक टीचर थे, जो कि मैथ का ट्यूशन पढ़ाते थे। वे बिल्कुल फ्री में पढ़ाते थे। तो अब्दुल कलाम को तो पढ़ने का शौक था, पर उनकी एक कंडीशन थी कि जो भी बच्चा उनसे ट्यूशन पढ़ेगा वो सुबह को 4 बजे आएगा और नहा के आएगा। अब्दुल कलाम का घर उनसे 4 से 5 किलोमीटर दूर था। तो वे सुबह को जल्दी उठते थे, मतलब सुबह को जल्दी उठ के नहा धो के और 4 बजे एग्जैक्ट उनके घर पहुंच जाते थे सर के मैथ का ट्यूशन पढ़ने के लिए। और वहां पर उन्होंने 1 या 2 साल तक का मैथ का ट्यूशन पढ़ा। और काफी नॉलेज लेने के बाद जब उन्होंने फिर स्कूल में एडमिशन लिया, 5th क्लास में उनका दोस्त रामनाथ शास्त्री, जो कि पेशे से एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली का एक मेंबर था, और एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली के मेंबर थे। एक दिन में क्लास में सबसे आगे बैठे हुए थे दोनों के दोनों हिंदू मुस्लिम। उनके सर को यह बात पची नहीं, तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को उठा के सबसे लास्ट की सीट पे भेज दिया, सबसे पीछे बिठा दिया। तो इससे उन्होंने कहा था, द ब्रेन ऑफ द नेशन may be found in the last bench of the classroom। और इसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि मैं इस देश को बदलूं। एक दिन शिव सुब्रमण्यम अय्यर क्लास ले रहे थे, हमें सिखा रहे थे, मैं फिजिक्स के टीचर थे, तो हमें सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तो आधे घंटे तक का सिखाने के बाद भी, समझाने के बाद भी किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। उन्होंने थियोरेटिकली भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं समझ पाया। तो उन्होंने सोचा कि जब इन बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो इन्हें प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तो वे तालाब के किनारे सारे बच्चे को ले जाते हैं और वहां दिखाते हैं कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तो वहां से एपीजे अब्दुल कलाम ने हर एक चीज देखी
कि वो किस तरीके से अपने पंखों को फैलाती है, किस तरीके से अपना पहला स्टेप लेती है, कैसे हवा में उड़ती है। तो हर एक बार छोटी से छोटी चीज को उन्होंने देखा और उसे नोटिस किया, और वहां से उन्होंने डिसाइड किया फाइटर पायलट बनने का। मतलब वहां से उन्होंने अपना सपना बना लिया था फाइटर पायलट बनने का। पायलट का सपना लेकर अपनी आंखों में 1955 में मद्रास ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। वहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2 साल तक का उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद जब लास्ट उनका फाइनल ईयर था तो उनके प्रोफेसर ने हर एक बच्चे को एक मॉडल तैयार करने के लिए दिया था, तो उन्हें भी मिला था। उन्हें फाइटर प्लेन बनाने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने अपना मॉडल प्रोजेक्ट तैयार किया, और जब सर को सबमिट किया तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुम ये प्रोजेक्ट दोबारा से बना के लाओगे और एक दूसरा फाइटर प्लेन बना के लाओगे। लेकिन सर को भी एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा कि कम से कम 1 महीने का तो टाइम हमको लगेगा ही, लेकिन कंडीशन ये थी कि जो वो मॉडल था वो 3 दिन में तैयार करना था। अगर 3 दिन में एपीजे अब्दुल कलाम इस मॉडल को नहीं तैयार कर पाते तो उनकी स्कॉलरशिप छीन ली जाती, मतलब सर उनकी स्कॉलरशिप नहीं देते। तो इसी की डर से उन्होंने 3 दिन तक का दिन रात जाग के, सुबह शाम दिन रात लगा के उस प्रोजेक्ट को बनाया, और जब प्रोफेसर के सामने उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया तो सर भी हैरान हो गए थे, क्योंकि सर को भी पता था कि 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को बनाना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बना सकता। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने यह साबित करके दिखा दिया। उसके बाद प्रोफेसर ने उन्हें डबल स्कॉलरशिप दी। उसके बाद उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का, तो उनके पास ऑफर लेटर आता है इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून से। सो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए में जाते हैं, तो वहाँ पर 25 कैंडिडेट थे, सीट थी 9। तो जैसे उनका इंटरव्यू होता है और उसके बाद जैसे रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, वे बिल्कुल टूट जाते हैं। उनकी जो रैंक थी वो 10th रैंक का ही थी, सीट थी 9, यानी कि 1 नंबर से में रह जाते हैं। वे बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं, उनके सारे सपने टूट जाते हैं। उसके बाद में बस पकड़कर ऋषिकेश पास होता है देहरादून से, तो ऋषिकेश चले जाते हैं। वहां पर वे शिवानंद महाराज से मिलते हैं। शिवानंद महाराज से मिलकर अपनी सारी बातें बताते हैं, हर एक चीज बताते हैं कि मैं इस तरीके से रिजेक्ट हो गया और मेरे को मतलब कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो शिवानंद महाराज तो मुस्कुराते हैं और उन्हें भगवत गीता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, जो कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, सारा का सारा सॉल्यूशन इस भगवत गीता में है। तुम भगवत गीता को पढ़ना और अपनी लाइफ के हर एक सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे। तो इसके बाद में बस पकड़कर रामेश्वर चले जाते हैं। रामेश्वर में वहां अपने घर बैठकर भगवत गीता पढ़ते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ जीने का तरीका ही बदल जाता है, मतलब लाइफ को जीने का तरीका बदल जाता है, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उन्हें मिल जाते हैं। उसके बाद 1958 में भी डीआरडीओ ज्वाइन कर लेते हैं, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहां विक्रम साराभाई उन्हें इंडियन फर्स्ट रॉकेट के ऑर्गेनाइजर हेड बना देते हैं। तो केरला के एक थुम्बे गांव में जाते हैं और वहां पर जो चर्च होता है वो काफी दिनों से बंद पड़ा रहता है। तो क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में कोई भी रिसर्च सेंटर नहीं था, कोई भी ऑफिस नहीं था जहाँ पर वे अपना काम कर सकते, तो उन्होंने जो चर्च था उसे ही अपना रिसर्च सेंटर बना लेते हैं और जो फादर का घर था उसे अपना ऑफिस बना लेते हैं। वहीं पर वे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर आसपास कोई सब्जियों की दुकान भी नहीं होती। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं साइकिल से 6-7 किलोमीटर जाते हैं और वहां से सब्जियां लेके आते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं खाने के लिए, और ये रोज करते थे क्योंकि साधन उस टाइम पे नहीं थे। जब उन्होंने अपना पहला रॉकेट तैयार कर लिया था तो लॉन्च पैड तक का ले जाने के लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं था क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था। तो उन्होंने किया गया था बैलगाड़ी, साइकिल, इससे लॉन्च पैड तक का रॉकेट को ले गए और 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट छोड़ा गया और वो भी सक्सेसफुली। वहां से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। 1969 में उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल लगा दिए।
मतलब SLV सेकंड को बनाने में उन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल इन्वेस्ट किए, बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ का पूरा खून पसीना लगा दिया। यहाँ तक कि एक भी दिन की लीव, यानी कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, 24 घंटे 7 दिन काम करते थे। बहुत अपनी निजी लाइफ से अपने काम को ऊपर रखते थे, मतलब अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। और 1976 में उनके जब फादर की डेथ हो गई तो तभी उन्होंने लीव ली थी अपने फादर के क्रियाक्रम के लिए, वरना उसके बीच में कभी भी नहीं छुट्टी ली थी। और 10 साल तक का पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने उस रॉकेट को बनाने में लगा दिए। अगस्त 1979 वो दिन, जिस दिन उन्होंने SLV सेकंड को लॉन्च किया, तो वे बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड स्टेज में जाते ही रॉकेट क्रैश हो गया और बंगाल की खाड़ियों में जा गिरा। मतलब 10 साल की मेहनत, एकदम से इतना बड़ा झटका लगा उनको, में बिल्कुल सहम से गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन उठे कि क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे इस रॉकेट में लगाने की, क्या जरूरत थी इस रॉकेट को बनाने की। इन पैसों से हम देश का डेवलपमेंट कर सकते थे, देश का भला कर सकते थे, देश के गरीबों का भला कर सकते थे। तो कहते हैं ना, अ गुड लीडर मेक गुड थिंग्स, यानी कि डॉक्टर सतीश धवन ने सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, पूरे के पूरे फेलियर का श्रेय अपने ऊपर ले लिया और हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया। जो भी क्वेश्चन उठ रहे थे हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया। और इसके बाद कलाम सर ने उनके बारे में कहा, अ लीडर मस्ट हैव विजन एंड पैशन एंड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ एनी प्रॉब्लम। उसके बाद उन्होंने 1 साल PSLV थर्ड में काम किया, मतलब जस्ट उसके 1 साल बाद PSLV थर्ड को लॉन्च किया। उस फेलियर से मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए थे कि 1 साल में उन्होंने PSLV थर्ड बना दिया। PSLV जिसपे हम मार्स पर गए थे, ये वही वाला रॉकेट है जिससे हम मार्स पर गए थे, और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था, वो भी 1 साल के अंदर। और इस रॉकेट में रोहिणी फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से। और उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो गया था PSLV थर्ड, जो हमारा इंडिया है सुपर एक्सक्लूसिव क्लब स्पेस ऑफ नेशन का 6th मेंबर बन गया था, जिससे कि उन्हें 1980 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बड़ा जो मिशन था वो था पोखरण 2, यानी कि परमाणु बम का निरीक्षण। हमें भी बताना था कि हमारे पास भी परमाणु बम है और हम भी परमाणु शक्ति रखते हैं। तो उसके लिए CIA की सैटेलाइट को चकमा देकर उन्होंने परमाणु बम का निरीक्षण किया। मतलब जब CAI की सैटेलाइट आती थी और जाती थी, उसके बीच में जो गैप मिलता था उस पे वे काम करते थे, और जैसा उस पे काम करते थे और जैसे दोबारा से वो आती थी नॉर्मली वर्क करते रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने परमाणु बम का निरीक्षण किया। और USA और जापान ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखे थे कि भारत कोई भी परमाणु बम निरीक्षण नहीं करेगा। लेकिन हम कहाँ हारने वाले थे, हम कहाँ किसी से डरने वाले थे। हमने सबको चकमा देते हुए सबको ये दिखला दिया कि हम भी परमाणु शक्ति रखते हैं और हमारे पास भी न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम है। तो ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन था। इसके 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने 2000 में DRDO से रिटायरमेंट ले ली थी। और उनका जो बेसिक पेशा था पढ़ाना, उनका पैशन था पढ़ाना, मतलब बच्चों को पढ़ाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। रिटायरमेंट के बाद में अन्ना यूनिवर्सिटी में जाते थे और वहाँ पर जो बच्चे थे उन्हें पढ़ाते थे एज अ प्रोफेसर। उन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था और उनका ये कहना था कि अगर कोई मुझे एक अध्यापक के रूप में याद कर रहा है तो ये मेरी लाइफ का, ये इससे बड़ा मेरे लिए कोई भी सम्मान नहीं हो सकता। उनका ये कहना था। तो हमारे भारत के
प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी की कॉल आती है अब्दुल कलाम सर पे, लेकिन वे कॉल रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि वे बच्चों को पढ़ा रहे थे, वे लेक्चर ले रहे थे। तो वहाँ पर उनके सेक्रेटरी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कॉल है। जब वे कॉल अटेंड करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें एक ऑफर देते हैं कि आप हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। तो इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 2001 में उन्होंने सोच लिया था कि 2020 तक का भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने 2020 तक का भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना देख लिया था। उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल किया और बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। तो 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली और 5 साल प्रेसिडेंट पद को थामा और बहुत अच्छे से काम किया और अपने सपने को साकार करने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी। मतलब भारत को 2020 तक का डेवलप्ड नेशन देखना था उन्हें, उनका ये सपना था। लेकिन उनका जो पैशन था पढ़ाई का, बच्चों को पढ़ाने का, वो गया नहीं था। जब भी उन्हें टाइम मिलता था वे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाने लगते थे। तो एक दिन वे शिलोंग की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, मतलब अपने अंतिम टाइम में भी में अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। मतलब शिलोंग की यूनिवर्सिटी में वे लेक्चर दे रहे थे और वहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिससे कि उनका वहीं पर देहांत हो गया था। यानी कि पढ़ाते पढ़ाते उनका स्वर्गवास हो गया था। मतलब ऐसे महान पुरुष जिनका आखिरी टाइम पर भी अपने पैशन पर फोकस था, मतलब जो उनका अच्छा लगता था वो काम कर रहे थे। आज सभी उनके बारे में जानते हैं। आज वे छोटे से छोटे बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे एक यंगस्टर क्यों ना हो, सभी उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। और उनकी लाइफ में जितना संघर्ष था उससे हमें सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए और हमेशा अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। तो आई होप आपको उनकी बायोग्राफी से कुछ नॉलेज मिली होगी और आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और अपने गोल पर फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, कैसा उनका संघर्ष था। थैंक यू।